नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आज का युग है वो है लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता और समानता का युग। लेकिन हमारा जो 17वीं और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक भी कई स्थानों पे राजतंत्र की स्थापना थी और उनके निरंकुश शासकों द्वारा जनता का शोषण होता था। तो आइए जानें कि किस प्रकार से राजतंत्र की समाप्ति हुई और विश्व में और विशेष तौर से आज की चर्चा में यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्रवाद एक प्रमुख विचारधारा के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। आइए सबसे पहले इस चित्र पर एक निगाह डालते हैं। ये चित्र जो है वो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सारियो। उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि किस प्रकार से यूरोप के सारे देश मिलकर के स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे वंदना कर रहे हैं और एक राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हो रहे हैं। उन्होंने ये जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, इसको नाम दिया था जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। उसमें से एक चित्र आपके सामने है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग पोशाकों के और अलग अलग झंडों के साथ में कई सारे लोग हैं। जो सबसे आगे लगे हुए हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं। वे लोग इस समय तक राष्ट्र राज्य के रूप में आ चुके थे और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं उसके पीछे, और उसके बाद में जर्मनी के, और इसी तरह से यूरोप के बाकी देश लगे हुए हैं। नीचे स्वतंत्रता की प्रतिमा के ठीक नीचे 2 कतारें हैं और उसके आगे कुछ टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं। तो ये जो राजशाही के प्रतीक थे, मुकुट और चिन्ह और जो उनके भवन वगैरह, तो उनके ये टूटे फूटे अवशेष पड़े हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि चित्रकार ने कल्पना की है कि राजशाही का ध्वंस हो जाएगा और स्वतंत्र राष्ट्रवाद का उदय होगा। और आप देखिए कि चित्र में ऊपर की तरह स्वर्ग में कुछ फरिश्ते हैं, ईसा मसीह जी हैं, जो कि इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस चित्रकार की ये कल्पना थी कि पूरे यूरोप में एक दिन राष्ट्रवाद होगा और सभी राष्ट्र आपस में भाईचारे के साथ उन्नति की तरफ जाएंगे। एक बार ये जान लेते हैं, ये स्पष्ट कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे अंसर्ट रेनर, उन्होंने एक व्याख्यान दिया था 1882 में, और उस व्याख्यान में उन्होंने ये समझाया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अब तक ये माना जाता था कि समान भाषा बोलने वाले, समान क्षेत्र के लोग, समान नस्ल के लोग आपस में जिस प्रेम भाव से इकट्ठे होकर के रहते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उन्होंने इस विचारधारा का खंडन कहा था और साथ ही कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समान भाषा, समान धर्म और समान क्षेत्र के लोग में ही राष्ट्रवाद की भावना हो। एक राष्ट्र के अंदर विभिन्न भाषा के, विभिन्न धर्मों के और विभिन्न क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका अतीत एक सा हो तो उनमें राष्ट्र के प्रति भावना का उदय हो सकता है। जैसे कि हम भारतवर्ष का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे भारतवर्ष के विशाल भूखंड पर कई धर्मों के, कई भाषा के और विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा सदियों से एक इतिहास रहा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसके प्रति हम सबकी आस्था है, और इसी वजह से हम एक भारत राष्ट्र के रूप में एक दूसरे से प्रेम करते हुए अपने देश की तरक्की की बात सोचते हैं, देश से प्रेम करते हैं। और अतीत के साथ साथ वर्तमान में भी उन सभी नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति एक समान इच्छा हो, साथ में रह कर के वो महान काम करते हुए अपने देश की उन्नति के बारे में सोचें
और एकता के सूत्र में बंधे हुए हो, ये एकता देशव्यापी हो, राष्ट्रव्यापी हो। तो रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा की तो चर्चा कर ली, लेकिन कुछ और विशेषताएं हैं जिस पर बहुत गौर करना जरूरी है। राष्ट्रवाद कहते हैं अपने राष्ट्र से प्रेम को, और पूरे देश की जो संविधान है, जो व्यवस्था है, जो उसकी संस्थाएं हैं, उनमें विश्वास, और विश्वास के साथ उनको मानना और उसके अनुसार काम करना। इसके अलावा देश की उन्नति, देश की स्वतंत्रता और देश की पहचान के लिए जो भावना है और उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 ईस्वी की, उसके साथ साथ यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार किस प्रकार से उदय हुआ। आपको जैसा याद ही होगा कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा क्रांतिकारियों ने लुई 16वें की सत्ता को समाप्त कर वहाँ पे नागरिकों की सत्ता स्थापित की थी। तो ऐसा करने के लिए क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से पूरे फ्रांस में राष्ट्रवादी विचारों को उत्पन्न किया और किस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया, उस पर एक निगाह डाल देते हैं, क्योंकि यही विचार पूरे यूरोप में एक समय में आकर के राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पितृभूमि, यानी कि ला पाट्री, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और नागरिक यानी कि ली सिटियन। तो ये जो दो विचार थे, इन्होंने देश के लिए अपनी भूमि, ये हमारे पिता की भूमि है, ये हमारी वो भूमि है जहाँ हम अपनी वंश परंपरा से रहते आ रहे हैं, और हम देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है। इस प्रकार के विचारों ने फ्रांस के नागरिकों में राष्ट्रवादी जो भावना थी उसका उदय किया। इसके बाद में उन्होंने एक नया फ्रांसीसी झंडा जो कि 3 कलर का था उसे चुना। इससे पहले जो राजतंत्र का ध्वज था उसको समाप्त कर दिया गया, और नागरिकों का झंडा जो 3 कलर का था उसे चुन लिया गया। इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था में स्टेट जर्नल हुआ करती थी, जिसमें कि पहले आम नागरिकों को चुनाव करने का अधिकार नहीं था, उसको अब जो सक्रिय नागरिक थे, जो कि टैक्स देते थे और देश के लिए कार्य करते थे, उनके द्वारा चुनाव के द्वारा चुना गया। अब इस पर किसी भी प्रकार के सामंतवाद या कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग का जो वर्चस्व था वो समाप्त कर दिया गया, और उसका नाम भी बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय सभा। इसके साथ ही क्रांति में जिन लोगों की जानें गई थी, उन शहीदों का गुणगान और नई नई राष्ट्र प्रेम की स्तुतियाँ, गीत और बहुत सारी शपथ, इस तरह से उन्होंने क्रांतिकारियों ने एक माहौल बनाया जिससे कि देश का आम नागरिक देश के प्रति प्रेम की भावना से भर उठे। और इसके साथ ही एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। जितने भी फ्रांस के हिस्से थे उनमें अलग अलग प्रकार का कानून न रह करके सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, और इसके अलावा जो देश के अंदर सामानों के आने और जाने, यानी कि आयात और निर्यात का जो टैक्स लगा करता था, शुल्क लगा करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही जो वस्तुओं को तौलने की और वस्तुओं को नापने की जो इकाइयाँ थीं, उनमें जो असमानता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा पहले हुआ, फ्रांस में ऐसा था कि अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेना चाहें तो कहीं पर 700-750 सेंटीमीटर उसमें नापा जा रहा है, कहीं पर 890 सेंटीमीटर नापा जा रहा है, कहीं 900। तो वो अलग अलग उस हिसाब से टैक्स भी होता था, और उसी प्रकार से तौल में भी अंतर था। तो ये समान व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही जो फ्रांस में कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं थीं, तो उन सबको प्रधानता न दे करके फ्रांस भाषा को प्रधानता दी गई, और ऐसा प्रयास किया गया कि सभी लोग आपस में फ्रेंच भाषा बोलें और उसी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसका विकास किया जाए।
इसके अलावा यूरोप के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे यहाँ तो राष्ट्रवाद की स्थापना हो ही गई है, अब हम पूरे यूरोप के दूसरे देशों में भी निरंकुश जो शासन है, जो राजतंत्र है, उसको समाप्त करके सभी देशों को मुक्त करें और सभी देशों में राष्ट्रवाद की विचार को प्रचार और प्रसार करें। और इस सभी यूरोप के जो बाकी हिस्से थे उनमें जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई, जिसमें कि वहाँ के नागरिकों ने इकट्ठा होकर के अपने अपने देश में क्रांति की जो विचार को आगे बढ़ाया। इसी के साथ में अब हमको बहुत ज़रूरी है चर्चा करना नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पर शासक बना और उसने फ्रांस में 1804 में एक नागरिक संहिता लागू की। इस नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं और इसकी जो मुख्य विशेषता ये थी कि जन्म से आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर आपका जन्म किसी कुलीन वर्ग में या किसी उच्च वर्ग में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे सभी अधिकार मिल जाएंगे। आपको अपने अधिकार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। और नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित कर दिया। तो ये नेपोलियन की जो संहिता है 1804 की, ये बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में और किस तरह से राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते ही हैं कि वो एक बहुत प्रसिद्ध शासक था और सेनापति था। उसने फ्रांस की सेनाओं को लेकर के पूरे यूरोप को जीतने का और एक सूत्र में बांधने का एक सपना देखा था। वे सभी जगह राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध के लिए गया और उसने यूरोप के नक्शे को बदल दिया। तो उसने जो फ्रांसीसी नियंत्रण के क्षेत्र थे उनमें एक प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सब जगह एक सी व्यवस्था की और जो 1804 की उनकी नागरिक संहिता थी उसने उसको सभी देशों में लागू करा दिया। जैसे कि डच गणतंत्र, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ये सभी कुछ उसके नियंत्रण के क्षेत्र थे। और उसने साथ ही किसानों को जो बंधुआ मजदूरी थी, भूदास थे, उसको समाप्त कर दिया और जो उनको ज़मींदारी शुल्क भरना पड़ता था उससे भी उनको मुक्ति दिला दी। बल्कि उसने तो इतना